मेहमान हैं। I welcome you all for the first celebration of Youth Parliament 2025. This is a grand opportunity that you people have given to us to see you in different form. और हम सबके लिए ये बड़े खुशी की बात है कि देश की गतिविधियों को, देश की संसद में चलने वाली गतिविधियों को आप आज चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप उसको उसी फॉर्म में प्रस्तुत करेंगे। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इसके साक्षी के लिए, साक्षी बनने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बाल कल्याण समिति धनबाद जिला के संरक्षक श्री शंकर दयाल बुढ़िया जी। उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे बीच हैं हमारे विद्यालय और बाल कल्याण समिति धनबाद जिला के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार तुलसियान जी। उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे बीच हैं श्रीमान दीपक रुइया जी, जो विद्यालय और बाल कल्याण समिति धनबाद जिला के स्टार सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा आज वो जज की भूमिका में भी होंगे। हमारे एक अन्य जज, हमारे विद्यालय के हिंदी के वरिष्ठ शिक्षक श्री राकेश मिश्रा जी, ये भी जज की ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। आज के कार्यक्रम को विलंब ना हो, मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और इसे विधिवत शुरू किया जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया जी पधार रही है। Welcome the House to the School Level Youth Parliament 2025. I hope that every members will maintain the decorum of the House and also hope that the session will be fruitful. Today's session will start with the oath taking by the new members. Members to take oath or affirmation. Secretary General, please. I, Soumya Khatri, having been elected as the member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Shivang Shah, who stands elected from the Rampur constituency of Madhya Pradesh, will now take the oath of affirmation. Sir, please. Do you want to take the oath or affirmation? Oath. In which language would you like to take the oath? English. I, Shivang Shah, having been elected as a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Enter
the next segment, that is question hour. प्रश्न संख्या 1, ऑनरेबल मेंबर आर्य जी। माननीय स्पीकर महोदया, क्या माननीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं के कारणवश सरकार द्वारा हाल ही में लाई गई लोक परीक्षण अनुचित साधनों पर रोकथाम अधिनियम 2024 की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या ऐसे अधिनियमों के आने के बावजूद भी लोग पेपर लीक की केसेस यदि घट रहे हैं तो पिछले वर्ष से लेकर अभी तक में ऐसी कितनी परीक्षाओं को सरकार द्वारा रद्द अथवा स्थगित किया गया है? क्या सरकार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जैसी स्वायत्त संस्थाओं की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है? यदि हाँ तो वे ऐसे कदमों का जिक्र करें, खास करके प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर प्रश्न केंद्रों तक की पहुंचने की प्रक्रिया में। क्या सरकार पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं से प्रभावित हुए लाखों छात्रों की आर्थिक एवं मानसिक मनोस्थिति को समझते हुए कोई मुआवजा योजना लाने के विचार में है? यदि हाँ तो वे आगे बताएं। धन्यवाद। The concerned minister आयुषी जी। माननीय अध्यक्ष महोदया एवं सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। महोदया, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने पेपर लीक और उससे जुड़े कई मुद्दों पर कुछ प्रश्न किए हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि महोदय, सरकार ने हाल ही में लोक परीक्षा अधिनियम 2024 पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को पारित किया, जिसका उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करना है। This law introduces stringent penalties, including imprisonment of up to 10 years and fines up to ₹1 crore. यह खेदजनक है कि अधिनियम के लागू होने से पहले या इसके लागू होने के तुरंत बाद कुछ परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें मिली। पिछले एक वर्ष में विभिन्न भर्ती परीक्षाएं और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की शिकायतें भी सामने आई। इन मामलों की जांच सीबीआई और राज्य की अन्य एजेंसियों को सौंपी गई है। Madam Speaker, the government through bodies like the NTA is implementing stronger technological and administrative measures. A high-level committee of experts have been formed to ensure secure paper creation, storage and distribution. Strict monitoring is being carried out and installation of AI-based CCTV service have been examination centers. फिलहाल तो अधिनियम में सीधे मुआवजा योजना का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी प्रभावित छात्रों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें दोबारा परीक्षा शुल्क माफ करना और ट्रैवलिंग अलाउंस प्रदान करना शामिल है। सरकार न केवल अनुचित साधनों को रोकने के लिए कठोर कानून लागू कर रही है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भी ये कदम उठा रही है। हमारा ये सतत प्रयास रहेगा कि भविष्य में किसी भी छात्र को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 2, ऑनरेबल मेंबर वर्षा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए वर्तमान में सरकार की क्या योजनाएं हैं? क्या सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में आधुनिकीकरण के लिए स्टेशनों का चयन किया है? यदि हाँ, तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं और प्रत्येक स्टेशन पर आखिर कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इस योजना को पूरा करने की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? The concerned minister रुद्र जी।
सर्वप्रथम मैं स्पीकर महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी जनों को प्रणाम करना चाहूँगा एवं महोदया को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस सभा में बोलने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार की वजह से रेलवे स्टेशन अब केवल ठहराव नहीं, भारत के विकास का प्रतीक बन गया है। जी हाँ, रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना नामक एक नई नीति शुरू की है, जिसमें स्टेशन पहुंच, प्रतीक्षालय, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर जैसी सुविधाओं में सुधार शामिल है। यह योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ आवश्यकता अनुसार निरंतर आधार पर स्टेशनों को विकसित कर रही है। यह योजना केवल स्टेशन नहीं बदल रही, बल्कि देश की तकदीर व तस्वीर बदल रही है। और रही बात आपके दूसरे प्रश्न की, तो मैं यह गर्व से कहना चाहूँगा कि इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 149 स्टेशनों को आधुनिकीकरण के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिस प्रमुख स्टेशनों पर 1130 करोड़ से अधिक की धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। लखनऊ चारबाग 493 करोड़, कानपुर सेंट्रल 440 करोड़ एवं अयोध्या धाम 241 करोड़। यह योजना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें स्टेशनों का विकास चरणों में होता है। हालांकि प्रथम चरण में शामिल स्टेशनों पर विकास के कार्य शुरू कर दिए गए हैं और कई स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है, जिन्हें 2 से 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। और इस परियोजना को पूरा करने की अंतिम समय सीमा स्टेशन दर स्टेशन अलग अलग है, जो कार्य की व्यापकता पर निर्भर करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न संख्या 3, ऑनरेबल मेंबर काव्य। स्पीकर महोदया, आज जो महिला आरक्षण का सुझाव हमारे बाल और महिला विकास मंत्री जी के द्वारा रखा गया है, वह एक काफी अच्छा सुझाव है। हमने हमेशा ही इसका समर्थन किया है और आज यह सफल होने वाला है। स्पीकर महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिलाओं को तो पहले भी पंचायत इलेक्शन में 33% आरक्षण दिया गया है। बाद में कई राज्यों ने इसे 50% तक भी कर दिया और आज इन्हीं सब कारणों से 31 लाख पंचायत कैंडिडेट्स में से 15 लाख से भी ज्यादा महिलाएं हैं। पर जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनमें से 90% से ज्यादा महिलाएं केवल कागजों में सरपंच हैं। असल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानपति जैसी प्रथाएं चले आ रही है और महिलाओं के जगह उनके पति या घर वाले सारा कामकाज संभाल रहे हैं। तो मैं हमारी सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि वह इस प्रधानपति प्रथा के खिलाफ पंचायतों में कैसे काम करेगी और जब आरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर आएगा तो वो इस तरह की चीजों में कैसे लगाम लाएगी। धन्यवाद। मंत्री सृष्टि जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इस युग बदलने वाले विधेयक पे आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। साथ ही मैं अपने सांसद महोदय का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस बिल के समर्थन देने में अपनी इच्छा जाहिर की है। महोदय, आज का यह दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन वर्षों से जो लंबित था महिला आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश किया जाएगा। महोदय, सांसद जी ने कुछ प्रयासों का जिक्र किया है, तो मैं जरा उन प्रयासों पे प्रकाश डालना चाहती हूँ कि पहला प्रयास तो 1996, दूसरा 1998, तीसरा 13th लोकसभा के दौरान और चौथा 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाने की कोशिश की गई थी। हालांकि वो प्रयास क्यों असफल रहे, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि आज का यह मुद्दा राजनीतिक नहीं, महिलाओं के अधिकार का है। महोदया, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि सदन ने उससे पहले और उसके बाद वैसी भयावह स्थिति नहीं देखी जो उस दिन हुआ था। महोदया, आज विपक्ष हमसे महिलाओं के अधिकार के बारे में प्रश्न पूछता है और इन्होंने कुछ दिग्गज नेताओं के हाथ से बिल तक छीन लिया था। खैर महोदय, सांसद जी का प्रश्न है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानपति जैसी स्थिति नहीं होगी? क्या मैं उन्हें यह आश्वासन दिलाती हूँ तो मैं इस सदन में उपस्थित सभी से पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पति का नाम जानते हैं? यहाँ पे कितने
गुप्ता के पति का नाम जानते हैं। आज सभी का जवाब ना ही होगा महोदया, क्योंकि आज की महिलाएं किसी की परछाई नहीं, स्वयं एक पहचान लेकर चलती हैं। महोदया, सरपंच पति के डर दिखाकर या यूं कहें तो सरपंच पति के बहाने महिला आरक्षण का विरोध करना पुरानी सोच है, आधुनिक भारत की नहीं। आज जो महिलाएं सीमाएं संभाल सकती हैं, वह सदन में अपना माइक्रोफोन स्वयं पकड़ सकती है। उन्हें स्विच ऑन करने के लिए उनके पति की आवश्यकता नहीं आवश्यकता है। महोदया, विरोधी पक्ष बार बार यह कहता है कि महिलाएं प्रॉक्सी बने, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या 21वीं सदी की भारतीय महिला इतनी कमजोर है कि उसके नाम पे कोई राजनीति चलाएगा? यह तर्क ही महिलाओं की क्षमता पर चोट है। महोदया, इसी सोच को बदलने के लिए यह बिल जरूरी है। महोदया जी, अगर डर के कारण बदलाव रुक जाए तो ना कभी महिला वोटर अधिकार आता, ना कभी महिला सैनिक सीमा पर खड़ी होती और ना कभी बेटी पायलट बन आसमान में उड़ान भरती। कभी नहीं होता ये। महोदया, सांसद जी का दूसरा प्रश्न कि इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पास प्रावधान क्या है, तो मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि हमारे नेतृत्व वाले राज्यों में पहले से ही कई ऐसे प्रावधान लागू हैं। बस जरूरत है तो विपक्ष को अपना नजरिया बदल, आंखें साफ कर उस प्रावधानों को अपने समय का ध्यान रखें। जी महोदया, मैं आपसे थोड़ी देर और बोलने की अनुमति लूंगी, क्योंकि आज का यह विचार इस सदन के लिए बहुत ही आवश्यक है। महोदया, प्रावधानों की मांग की गई है, तो उदाहरण स्वरूप राजस्थान में, महोदया राजस्थान में अगर कोई भी अन्य पुरुष रिश्तेदार महिला के कार्य में हस्तक्षेप करता है तो पंचायती राज अधिनियम धारा 38 के तहत उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है, जिसमें पद से हटाया भी जा सकता है। अन्य ऐसे कई राज्यों में ऐसे अनेक प्रावधान लागू है। महोदया, अगर राष्ट्रीय स्तर पर यह बिल पास होता है और लागू होता है तो इससे भी कठोर से कठोर प्रावधान तैयारी चल रही है। अरे पहले आप 20 तो लगने दें। भविष्य में उठी ऐसी छोटी मोटी चुनौती रूपी घास फूस तो हमारी सरकार यूं ही उखाड़ फेंकती है। महोदया, राष्ट्रीय स्तर पर लिटरेसी रेट महिलाओं का 74% से भी ज्यादा हो गया। हमारी सरकार की स्कीम्स और पॉलिसीज के द्वारा महिलाएं अब आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। रखें मंत्री जी। जी महोदया, हमारी सरकार की पॉलिसीज और स्कीम्स के द्वारा हमारी महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन को और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि हमारी सरकार प्रधानपति जैसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होने देगी। अंत में मैं अपनी महिलाओं के प्रयासों के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगी कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। वो महिलाओं को डुबाते रहे और महिलाएं उभरती चली गई, और जिसे मंजिल समझ के बैठ गए थे चंद लोग, जिसे मंजिल समझ के बैठ गए थे चंद लोग, महिलाएं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरती चली गई, गुजरती चलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। प्रश्न संख्या 4, ऑनरेबल मेंबर फहद। हम सवाल तो उठाते रहते हैं पर जवाब कभी मिलते नहीं। यही सोचकर दुख होता है देश के हालात सुधर रहे नहीं। मैडम स्पीकर, मैं आज उन सवालों को लेकर यहाँ पे आया हूँ जिसके जवाब सिर्फ मैं या हम नहीं बल्कि हमारे देश की पूरी जनता जानना चाहती है। हाँ, समझदार जनता। अब जो 2500 मैया सम्मान योजना से खुश हैं उनका तो नहीं पता, पर जो जागरूक जनता उन सवालों के जवाब जानना भी चाहती है, सरकार उन पर या तो बैठल चार्ज या तो उन्हें जेल में डाल देती है, पर कभी उनके सवालों का ठीक से जवाब नहीं देती। आखिर देगी भी क्या? सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब, वो है करप्शन। प्रधानमंत्री जी, आप तो बार बार कहते हैं कि नारी शक्ति ही देश की शक्ति है। हाँ, मैं इस बात पर सहमत भी हूँ, पर मेरा सवाल यह है कि क्या जब हम
हमारे देश के गांवों में आज भी वुमेन्स के लिए सेफ्टी, एजुकेशन और हेल्थ केयर बस एक सपना है, तो क्या ये रिजर्वेशन में पार्लियामेंट में 33% सीट दे देने से क्या उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? और पहले से ही SC ST के लिए रिजर्वेशन, अब वुमेन रिजर्वेशन, तो आम आदमी उनका क्या उनके लिए कोई जगह बची भी है? और आपकी सरकार का दावा है कि आप महिलाओं की बहुत इज्जत, सम्मान और फिक्र करते हैं। Really? Then why did your government remain silent for 77 days? Why was no action taken there? जब नीट और SSC पेपर लीक्स हुए और लाखों स्टूडेंट और टीचर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब आपकी सरकार ने कोई बिल क्यों नहीं लाया? जब फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान हमारे देश के हजारों फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब भी कोई बिल क्यों नहीं आया? क्या ये भलाई के वादे सिर्फ पेपर तक ही सीमित हैं? गुजरात में मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ, कितने ही लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण कितने ही लोगों का ठीक से इलाज नहीं हो पाया। न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आपके डॉक्टर्स ठीक से इन्फेंट का इलाज भी नहीं कर पा रहे थे। ये सब गवर्नमेंट फेलियर्स नहीं है तो क्या है? आप कहते हैं आपने स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बनाए हैं, पर वह उन्हीं रोडों में कुछ ही महीनों में गड्ढे से भर जा रहे हैं। आखिर क्यों? कहां जा रहे वो हजारों करोड़ रुपए? सरकार कहती है हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, पर मणिपुर के 77 दिन का दर्द कहां समझते हैं? जब बात नीट और SSC पेपर लीक की आती है तो सरकार चुप क्यों हो जाती है? सरकार कहती है हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बनाए हैं, पर कुछ ही महीनों में सड़कों पर गड्ढे भरे पाए। जनता के पैसे से बनते सपने पर गिरते आसमान, यही तो है विकास का नया बयान। सवाल ये नहीं कितने जुमले बोले गए, सवाल ये है कितने वादे पूरे किए गए। आज भी गरीब और युवा परेशान है, तो बताओ प्रधानमंत्री जी ये अच्छे दिन कहां हैं? तो अंत में मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि सरकार को इन सब प्रमुख मुद्दों पर काम करना चाहिए, ना कि इन सब बोलों पर अपना टाइम बर्बाद, जो कि 2029 से पहले आ भी नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज इस सदन में नारी आरक्षण विधेयक पर चर्चा होना केवल एक विधेयक की बात नहीं है, यह भारत की आधी आबादी की आकांक्षाओं का सम्मान है। यह सीटों का आरक्षण नहीं बल्कि अवसरों का विस्तार है। हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, मातृवंदना और जन धन, इन सभी योजनाओं से महिलाओं को, भारत की महिलाओं को एक नई दिशा दिखाई, उन्हें सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाया। 33% आरक्षण केवल सीटों का बढ़ाव नहीं बल्कि नेतृत्व को केंद्र में लाने का एक नई दिशा, एक नई सोच है। और जहां तक आपने युवाओं और परीक्षाओं का प्रश्न उठाया, सरकार इस विषय को बेहद गंभीरता से लेती है। नीट व अन्य परीक्षाओं में जहां भी गड़बड़ी सामने आई, हमारी सरकार ने कार्रवाई की। हमने तुरंत री एग्जाम करवाया, CBI जांच दी, कई गिरफ्तारियां हुई और सबसे महत्वपूर्ण पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लाकर पेपर लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान किसानों के मुद्दे पर सरकार संवाद की पक्षधर रही है। हमने आंदोलन के बाद संवाद का रास्ता चुना, समिति बनाई, PM किसान योजना से करोड़ों किसानों को लाभ दिलाया और रिकॉर्ड तोड़ MSP वृद्धि के साथ हमने भारत के किसानों को एक नई विश्वास दिलाई। और जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ जगहों पर दुर्घटनाएं हुई, लेकिन यह भी तथ्य है कि आज भारत पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बना है। आज भारत में हर दिन औसतन 30 किलोमीटर नई सड़कें बन रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मानता हूं कि मणिपुर की घटनाएं पीड़ादायक थीं, लेकिन हमारी सरकार ने राजनीति को दूर रखते हुए शांति का रास्ता चुना। 1100 से अधिक FIR, 500 से अधिक गिरफ्तारियां, सुरक्षा व्यवस्था मजबूती
और साथ ही साथ मैं मेरे द्वारा स्वयं मणिपुर के पीड़ित परिवारों से मिलना, इन सबका एक ही उद्देश्य है, मणिपुर में शांति और विकास। और बस इतना ही नहीं, हमने 8,000 करोड़ के परियोजनाओं से पूरे भारत को ये संदेश दिया कि मणिपुर अब हिंसा से नहीं, विकास से पहचाना जाएगा। और जहां पर विपक्ष का पूछना है कि हमने कितने वादे पूरे किए, मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा कि जहां अंधेरा गहरा था वहां उम्मीद का दीप जलाया है। भारत ने हर संकट में एकजुट होकर नया भविष्य बनाया। कदम रुकते नहीं हमारे, ना इरादे कभी थकते हैं। हम वो हैं जो मुश्किलों में भी राष्ट्र हित के लिए खड़े रहते हैं। और आइए इसलिए मैं निमंत्रण देता हूँ आपको, कंधे से कंधा मिलाकर हम देश के निर्माण के लिए साथ आगे बढ़ें। मैं आपका साथ मांग रहा हूँ, माँ भारती के कल्याण के लिए आपका साथ मांग रहा हूँ। मैं आपका सहयोग चाहता हूँ 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को और समृद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अब फिरते हैं युवा दर-दर बेकार। डिग्री है, हुनर है और जोश भी है, पर सरकार को तो बस चुनावी होश ही है। कभी स्कीम, कभी योजना, कभी डिजिटल सपना, पर नौकरी नहीं, बस वादों का है ताना बाना। रेलवे रुका, बैंक भरते नहीं, सरकारी पद है खाली, भर्ती करते नहीं। अब सांसद से पूछेगा सवाल, क्या यही है विकास का असली हाल? माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में इस देश के युवा की पीड़ा को उठाने आई हूँ, इस बेरोजगारी की पीड़ा जिसे सरकार ने नजरअंदाज किया है। हर साल युवाओं को रोजगार का सपना दिखाया गया, पर धरातल पर केवल वादे और आश्वासन ही मिले हैं। The promise of अच्छे दिन आएंगे, मैं पूछना चाहती हूँ, कब आएंगे अच्छे दिन? आज देश की युवा पीढ़ी आत्महत्या करने को क्यों मजबूर है? डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया पहल के बावजूद नौकरियों की संख्या क्यों घट रही है? आपकी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर क्यों है? आपकी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, लेकिन हकीकत क्या है? युवा डिग्री लेकर घर बैठे हैं, पढ़े लिखे युवा ठेला चला रहे हैं। क्या यही है न्यू इंडिया की तस्वीर? 2017 से 18 में बेरोजगारी 6.1% के स्तर पर पहुंच गई, जो 45 वर्षों में सर्वोच्च थी। ऐसा सरकार सर्वेक्षण के आंकड़ों में बताया गया। उद्योग निर्माण नौकरियों की संख्या क्यों 2016 से 22 के बीच आधी हो गई? डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया पहल के बावजूद वेतनभोगी नौकरियों की संख्या में भी घटाव हुआ। 2013 से 14 में ये 23.4% थी, जो 2022 से 23 में 20.9% रह गई है। क्या स्वरोजगार में वृद्धि सचमुच इस बात का संकेत है कि सैलरी वाली नौकरियों की कमी के कारण लोग अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ा रहे हैं? और अगर आंकड़े सुधर रहे थे तो सरकार ने 2017 से 18 में रोजगार सर्वेक्षण बंद क्यों किया था? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आपके कार्यकाल में बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर पर क्यों है? नारेबाजी के अलावा युवाओं के लिए नौकरियां हेतु आपने कौन से ऐसे ठोस कदम उठा रहे हैं? आपकी सरकार के घोषणा पत्र में 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां? क्या क्यों सरकारी नौकरियों की भर्तियां सालों साल तक लटकी रहती है? क्यों पेपर लीक की घटनाएं बार-बार होती हैं और
रोजगार के आंकड़े छुपा रही है बजाय उन्हें सुधारने के। यह सिर्फ आर्थिक विफलता का विषय नहीं है, यह भारत के युवाओं के साथ धोखा है। सरकार को जवाब देना ही होगा, नौकरियां कहाँ है? जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्रिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष के कठिन प्रश्नों का स्वागत करती हूँ। ये सांसद है, यहाँ सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे, लेकिन सही जानकारी के साथ। सबसे पहले विपक्ष बार बार कह रहा है रोजगार 2 साल में 2 करोड़ देने का वादा था। अध्यक्ष महोदया, यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ स्पष्ट करना चाहती हूँ, हमारी सरकार ने सिर्फ वादे नहीं किए, हमने पॉलिसी, बजट और एग्जीक्यूशन तीनों लेवल पर काम किया है। विपक्ष का सवाल है यूथ दर दर भटक रहे हैं। दर दर भटकने की स्थिति तब होती है जब देश की ग्रोथ रुक जाए, लेकिन भारत का ग्रोथ दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ में से एक है। अगर ग्रोथ लेवल रिकॉर्ड पर है तो रोजगार बनते भी है और बन भी रहे हैं। अब विपक्ष ने एक बड़ा ही भारी वाक्य कहा है, बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये वाक्य बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के कहा गया है। 2017 से 18 एक ट्रांजिशनल फेज था। ग्लोबल स्लोडाउन, ऑटोमेशन शिफ्ट, इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की तरफ माइग्रेशन हो रहा था, जिस वजह से एक टेम्परेरी स्पाइक तो दिखा, लेकिन इसके बाद ये मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार गिरता गया। आज के समय पर EPFO, CSP और मुद्रा डेटा के हिसाब से देखा जा सकता है करोड़ों नए फॉर्मल जॉब क्रिएट हुए हैं। विपक्ष पूछ रहा है खाली पड़े भरते क्यों नहीं? अध्यक्ष महोदया, मैं कुछ डेटा रखना चाहती हूँ। रेलवे ने 3.5 लाख रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया। SSC ने सैकड़ों परीक्षाएं टाइम और मोड के अंदर कंडक्ट की और बैंकिंग सेक्टर में हायरिंग लास्ट डिकेड से ऊपर गई। जिस काम में 5 से 7 साल लगते थे, आज वो ऑनलाइन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलाइन के अंदर होती है। अब कहा गया कि स्कीम तो है लेकिन नौकरियां नहीं। अध्यक्ष महोदया, ग्राउंड पर सच अलग है। स्टार्टअप इंडिया ने बड़े स्तर पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट किए। डिजिटल इंडिया और सर्विस सेक्टर ने लाखों जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाए और मुद्रा योजना ने करोड़ों लोगों को अपना काम शुरू करने का मौका दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक रेलवेज, मेट्रो, ये सभी रोजगार जनरेट कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है युवाओं के पास हुनर है, डिग्रियां हैं, लेकिन नौकरियां नहीं। अध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहती हूँ, नौकरियों का फॉर्मेट बदल रहा है। आज युवा सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं चाहते, वो स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, डिजिटल इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर, टूरिज्म सभी में अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। हमारी सरकार ने स्किल इंडिया के थ्रू करोड़ों से ज्यादा युवाओं को ट्रेन किया है। और जब रही बात कि मनरेगा जैसे गरीब केंद्रित योजना का बजट क्यों घटाया गया, तो मैं कहना चाहती हूँ इसका जवाब सीधा है। बजट घटाने का मतलब ये नहीं कि हमने गरीबों की अव्यवस्थाओं को नजरअंदाज किया है। हमने उन बजट को उन सेक्टर्स में शिफ्ट किया है जहां लॉन्ग टर्म रोजगार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट किया जा सके, यानी कि सिर्फ रोजगार देना नहीं, रोजगार देने की अपॉर्चुनिटीज बनाना। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ, भारत का युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी सरकार उनके सपनों को स्लोगन से नहीं, पॉलिसीज, रिफॉर्म और ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन से पूरा कर रही है। बस जरूरत है तो विपक्ष को अपनी आंखें खोलकर उन पॉलिसीज को देखने की, क्योंकि अगर आंखें बंद हो तो अंधेरा ही दिखता है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 6, ऑनरेबल मेंबर प्रियांशी जी। और साफ न पानी न मन में कोई ग्लानि, न हवा साफ न पानी न मन में कोई ग्लानि, पर इनके भाषण में आता है हरियाली हमारी निशानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा संसद के सम्मानित सदस्यगण और मेरे मित्रों, आज मैं आपके समक्ष न केवल एक भारतीय युवा के रूप में खड़ी हूँ, बल्कि एक वैश्विक नागरिक के रूप में भी खड़ी हूँ। जिन पर्यावरणीय समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं वे स्थानीय भी हैं और वैश्विक भी, और हमारा उत्तर भी
रिपोर्ट के तहत यह देखा गया है कि दिल्ली एक मिनी गैस चैम्बर में बदलती जा रही है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है और कुल AQI 500 से ज्यादा दर्ज किया गया है। दिल्ली की लगभग 69% आबादी वायु प्रदूषण से प्रभावित है। जब नदियों की बात आती है तो मुंबई की नदियां देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। मुंबई महानगरी में प्रदूषण का स्तर भी अधिक है। CPCB ने 296 प्रदूषित नदियों की पहचान की है, जिनमें से 37 नदियां अधिक प्रदूषित है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सरकार से मेरा यह सवाल है कि क्या सरकार यह मानने को तैयार है मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पर्यावरण प्रबंधन केवल एक कागजी कार्यवाही बनकर रह गई है? अगर हालात इतने गंभीर थे तो पर्यावरण आपातकाल घोषित क्यों नहीं किया जा रहा? जनता को सांस लेने लायक हवा और पीने लायक पानी देना क्या सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है? अगर है तो नाकामी का भरपाई किया जाए। धन्यवाद। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय जी, विपक्ष के सम्मानित सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न अत्यंत गंभीर है। यह सही है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुकी है, परंतु हमारी सरकार ने इस समस्या को केवल चर्चा का विषय नहीं बल्कि कार्यवाही का मिशन बनाया है। सरकार की दृष्टि स्पष्ट है, स्वच्छ हवा स्वस्थ भारत। दिल्ली की हवा और मुंबई की नदियां दोनों ही आज हमारी चेतना को झकझोर रही है। हमारी सरकार इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ती बल्कि उसे बदलने के लिए मैदान में डटी हुई है। दिल्ली की हवा को लेकर सरकार ने कई सख्त और ठोस कदम उठाए हैं, जिनमें ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP को सक्रिय किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति EV पॉलिसी से प्रदूषण रहित परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पराली जलाने पर रोक के साथ किसानों को वैकल्पिक साधन दिए गए हैं। स्मॉग टावर और ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। धुएं से ढकी ज्योति सुबह अब उन्हें साफ बनाना है और सांस में जो दर्द है उसे मुस्कान बनाना है। ना कोई दम घूटे ना कोई आंसू आए, ये धरती फिर से नीला आसमां पाए। वहीं मुंबई की नदियां मीठी, दहीसर, कोईसर, ओशिवरा आज कचरे और सीवेज से भर चुकी है। हमारी सरकार ने इसे भी एक राष्ट्रीय पर्यावरण मिशन के रूप में लिया है। सरकार ने इसे बदलने के लिए कई सख्त और ठोस कदम उठाए हैं, जैसे नमामि मुंबई नदी अभियान के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP बनाए जा रहे हैं। BMC और पर्यावरण मंत्रालय नदी किनारे फेंके जाने वाले अवैध कचरे पर रोक लगा रहे हैं। मंगलुरु और मुंबई मॉडल से नदी की सफाई और पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। लोगों को नदी अपनाओ, एडॉप्ट रिवर जैसी मुहिम से जोड़ा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारी सरकार जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के खिलाफ जन आंदोलन चला रही है। आने वाले समय में सिर्फ दिल्ली और मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा देश स्वच्छ, हरित और जीवनदायी भारत बनेगा, यही हमारा संकल्प है। चाहे हवा हो या पानी, स्वच्छता होगी हमारी निशानी। ये जंग सिर्फ कागजों की नहीं, ये है धरती और इंसान की कहानी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 7 ऑनरेबल मेंबर प्राची जी। जब बच्चों की थाली खाली रही और भ्रष्टाचार रिपोर्टों में भरती रही, जब बच्चों की थाली खाली रही और भ्रष्टाचार रिपोर्टों में भरती रही, तब ये सरकार सिर्फ अपनी सीट संभालती रही, तब ये सरकार सिर्फ अपनी सीट संभालती रही। मैडम स्पीकर और सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मैडम स्पीकर की आभारी हूं कि उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान मुझे बोलने का अवसर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिड डे मील योजना में लगातार भ्रष्टाचार और खराब गुणवत्ता के मामले सामने आ रहे हैं, तो आपकी सरकार इन मामलों को रोकने के लिए किस स्तर पर काम कर रही है? अर्थात मिड डे मील योजना के जरिए छात्रों को पौष्टिक भोजन मिलना था, लेकिन उन धन का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण छात्रों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा और उनकी स्वास्थ्य खराब हो रही है, जिससे उनकी शिक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मिड डे मील की आवंटित धन का कितना हिस्सा वास्तव रूप में छात्रों तक पहुंच रहा है और उसकी शेष राशि कहां जा रही है? माननीय महोदया जी, ओपोजिशन का ये आरोप हम पर बिल्कुल भी गलत है।
हमारी सरकार मिड डे मील योजना की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए। हमने स्कूलों में भोजन की निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एवं स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी बढ़ाया है। भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जांच तय की गई है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को पोषण देना और शिक्षा से जोड़ना है। इसीलिए सरकार लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी काम कर रही है। और आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर सुनिए। यह आरोप जो आप हम पर लगा रहे हैं ना, यह बिल्कुल ही गलत है। मिड डे मील योजना का आवंटित धन का अधिकांश हिस्सा सीधे बच्चों के भोजन और पोषण पर खर्च किया जा रहा है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि धन सीधे ग्राम समिति और स्कूलों के खातों में भेजा जाए, ताकि बीच में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है ताकि काम ईमानदारी से हो, भ्रष्टाचार से नहीं। गरीब बच्चों का पेट भरना दया नहीं, कर्ज है हमारा और यह कर्ज हम बखूबी चुका रहे हैं। और यह भी सुनिए कि बच्चों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हाँ, बच्चों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, गरीब बच्चों का व्यवस्था बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में इससे और भी बेहतरीन किया जाएगा। मिड डे मील गरीब बच्चों का अधिकार नहीं, मिड डे मील गरीब बच्चों का अधिकार नहीं, उनका भविष्य संवारने का आधार है, उनका भविष्य संवारने का आधार है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्रश्न संख्या 8, द ऑनरेबल मेंबर आरना जी। मैडम स्पीकर, क्या आप उनसे पूछेंगी व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज? क्योंकि इनकी वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी जो कि मुफ्त बिजली योजना है, उसके द्वारा हमें 300 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलनी थी, पर अब सिर्फ 200 यूनिट ही मिल रही है। क्यों? क्या इनके पास इसका जवाब है? और वो वैसे ही बोलेंगे कि इनकी 100 यूनिट बिजली भी हम ही ने ले ली। मुंह छुपाने के लिए पेड़ पौधे के पास बचे नहीं, अपोजिशन पार्टी नहीं चली। I want to ask, what are the specific steps that are being taken to increase investment in renewable energy? Although I may promote their remove, target and snipe phrase, जो कि 2010 में लाया गया था, but they also amid high prices. Oil and gas subsidies rose by 23% in 2023 as compared to 2022. और इतना ही नहीं, despite reduction, they remained about 4 times higher. Do you have any answer for this? What about those laws that are just written on paper, but enforcement is marred by weak institutional capacity and corruption? Over 6% of India's 4,40,989 operational industries fail to meet environmental standards, posing risks to air, water, and soil through pollutant emissions. और अगर हम 94% की बात करें तो उसमें भी पंजाब has the highest, which is 6,293 of such polluting industries. और क्योंकि हम भी WhatsApp कम्युनिटी नहीं चला रहे हैं, तो मैं भी पूरे रिपोर्ट के साथ बता दूं, these polluting industries are followed by Gujarat, Maharashtra, and many more. Although, according to CPCB, which is country's national watchdog, they have imposed over rupees 13.4 crore of EC on 34 polluting chemicals, but collected over 12.3 crore. And although we just got 9.7 crore, what about the X money? Do you have any answer for this? But still have been studies conducted to assess the effectiveness and cost efficiency of the current National Climate Change Action Plan. और अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पहाड़ को भी पत्थर चाहिए हवा से लड़ने के लिए, आपकी डेडलाइंस को भी हमारी हेडलाइंस चाहिए समाज में चलने के लिए। जय हिंद, जय भारत। ऑनरेबल स्पीकर, मैं ओपोजिशन के सवालों के लिए उनका धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने आज वो सवाल उठाए हैं जिनका जवाब हमारी सरकार ने काम करके पहले ही दे दिया था। बस उन्हें न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ने का मौका मिल जाए तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि सरकार। ओपोजिशन का सवाल था, व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज? तो मैं बताना चाहूंगी, हमारा क्लियर रोड मैप है 2023 तक फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज को फेज मैनर में मिनिमाइज करने का।
ओपोजिशन कह रही थी कि लॉज आर स्ट्रिंजेंट ऑन पेपर बट वीक इन एनफोर्समेंट। मुझे लगता है अपना ये स्टेटमेंट देने से पहले ओपोजिशन ने सर्च नहीं किया पिछले 5 साल का डाटा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनजीटी और परिवेश पोर्टल ये सब प्रूफ है कि लॉ सिर्फ फाइल तक सीमित नहीं है। और हाँ, ओपोजिशन ने कहा हम व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं चला रहे। बिल्कुल सही था, क्योंकि फैक्ट व्हाट्सएप पे नहीं फील्ड और फाइल पर मिलते हैं और हमारी सरकार का काम व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर नहीं ग्राउंड रिपोर्ट पर चलता है। ओपोजिशन कह रही है कि पॉल्यूशन बोर्ड आर अंडरस्टाफ। मैडम स्पीकर, सेलेक्टिव डाटा दिखाना इजी है। हम सेंट्रल मॉनिटरिंग और ऑडिट के थ्रू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ओपोजिशन पूछ रही है हम स्टडीज विद कंडक्टेड टू असेस द कॉस्ट एफिशिएंसी। तो मैंने बताना चाहती हूँ हमारी सरकार ने इसमें पहले से ही डिटेल असेसमेंट करवाया है। एक बात तो माननी पड़ेगी, ओपोजिशन की क्रिएटिविटी लाजवाब है। मतलब फैक्ट कम, फिक्शन ज्यादा। ओपोजिशन को फिर वही सवाल। अब तो मुझे लगता है ओपोजिशन को सोलर पैनल अपने सर पे लगा लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि सरकार कितनी रोशनी डाल रही है। मैडम स्पीकर, ओपोजिशन को लगता है कि हम वोटर्स की चिंता करते ही नहीं हैं, बट रियलिटी ये नहीं है। हमने जस्ट ट्रांसलेशन को सिर्फ एक्शन नहीं स्लोगन बनाया है। स्कूल के एरिया में 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं। लास्टली मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, ओपोजिशन ने फाइल बनाई, हमने फ्यूचर लिख दिया। ओपोजिशन ने डिबेट उठाई, हमने डाटा निकाल दिया। ओपोजिशन रिपोर्ट करती है हेडलाइंस के लिए, हम ग्राउंड पर उतरते हैं डेडलाइन के लिए। थैंक यू। प्रश्न संख्या 9 ऑनरेबल मेंबर आदर्श जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन में उन करोड़ों भारतीयों की आवाज बनकर खड़ा हूं जो रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय से जूझ रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, जब जनता प्याज, टमाटर और गैस सिलेंडरों की कीमतों से परेशान है, तो क्या अच्छे दिन सिर्फ पोस्टरों में ही आने वाले थे? वहीं दूसरी ओर सरकार किसानों को अन्नदाता कहती है, तो क्या अन्नदाता को यह अधिकार नहीं कि उसकी फसल का दाम तय हो उसके पसीने की कीमत पर, ना कि सरकारी कागजों पर? सरकार कहती है कि देश में विकास की गंगा बह रही है, तो फिर उसी विकास की गंगा में इतने गड्ढे क्यों हैं, सड़क पर भी और सिस्टम में भी? सरकार कहती है कि आयुष्मान भारत से हर गरीब को इलाज मिला, तो फिर सरकारी अस्पतालों में आज भी बेड और दवाइयों की इतनी कमी क्यों है? हम सभी जानते हैं सरकार भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करता है, तो क्या विश्व गुरु बनने से पहले हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा और पड़ोसी देशों से रिश्तों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? महोदया, ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं, ये पूरे भारत के हैं। जनता पूछ रही है कब आएंगे वो अच्छे दिन जिनका वादा किया गया था। धन्यवाद। माननीय मंत्री प्रत्युष जी। माननीय स्पीकर महोदया जी, मैं विपक्ष के साथी की चिंता का स्वागत करता हूं, क्योंकि यही तो एक असल लोकतंत्र की खूबसूरती है। सवाल उठाओ, जवाब लो और देश को आगे बढ़ाओ। पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम सवालों के लिए नहीं, समाधानों के लिए जाने जाते हैं। जब देखो विपक्ष कहता है महंगाई महंगाई और महंगाई, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि चाहे कोविड जैसी महामारी हो, किसी भी तरह की युद्ध हो या वैश्विक संकट, भारत वो देश है जिसने 70 से भी ज्यादा देशों को दवाइयां दी और फिर भी अपनी जनता के लिए मुफ्त राशन दिया 80 करोड़ लोगों को लगातार 5 साल से। तो अब विपक्ष बताए, क्या ये अच्छे दिन नहीं? विपक्ष पूछता है क्या किसानों को उनकी फसलों का सही हक मिला? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें केवल हक नहीं, हमारी सरकार ने उन्हें से केवल अन्नदाता नहीं बल्कि इस आत्मनिर्भर भारत का असली शिल्पकार बनाया है। विपक्ष कहता है क्या किसानों को उनका सही अधिकार मिला? तो माननीय स्पीकर महोदया जी, उन्हें केवल अधिकार नहीं बल्कि किसानों की आवाज आज संसद तय कर रही है और उस सांसद को कोई दबा नहीं सकता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हमारी सरकार ने किसानों के खातों में सीधे 2.8 लाख करोड़ रुपए भेजे गए। तब विपक्ष कहा थे, अब बताए विपक्ष क्या ये अच्छे दिन नहीं?
विकास की गंगा पर सवाल उठा। तो माननीय स्पीकर महोदया जी, विकास अब हमारे भाषणों में नहीं ग्राउंड पर दिखता है। मेट्रो, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिजिटल इंडिया और वंदे भारत ट्रेन। आज के समय में हमारी सरकार ने इतनी सड़कें बनाई है जितनी कभी इतिहास में नहीं बनी। हमने गांव-गांव, शहर-शहर को जोड़ा है। हम सिर्फ नक्शों पर नहीं, जमीनों पर काम करते हैं। विपक्ष को गड्ढे दिखते हैं और हमें प्रगति के रास्ते, क्योंकि फर्क साफ है, वे रुकावट ढूंढते हैं और हम समाधान। वो सड़कें जो पहले गड्ढों में थी आज इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टार बन चुकी है, और जो गड्ढे बच गए हैं वो इनकी सोच, इनके दिल और इनके दिमाग में फूट से भरे हैं। माननीय स्पीकर महोदया जी, विश्व गुरु की बात आई तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि भारत आज G20 का अध्यक्ष है। चंद्रयान चांद पर उतर चुका है। आदित्य L1 ने पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाकर सूरज की तस्वीर खींची है, जो आज तक कोई कर नहीं पाया। और पूरी दुनिया कह रही है कि इंडिया इज नॉट जस्ट राइजिंग, इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड। आयुष्मान भारत पर सवाल उठा। तो माननीय स्पीकर महोदया जी, जब 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त इलाज मिल रहा था तब विपक्ष कहाँ थे? जब सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही थी तब विपक्ष क्या देख रहे थे? विपक्ष को तो केवल वही दिखता है जो उनकी ही सरकार ने 2014 से पहले छोड़ दिया। महोदया, विपक्ष पूछता है अच्छे दिन कहाँ है? तो मैं तो अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे दिन आ चुके हैं। अच्छे दिन सड़क पर है, रेलवे में है, स्पेस मिशन में है और हमारी फौज की शक्तियों में है। पर समस्या सिर्फ इतनी है कि इन्होंने दूरबीन उल्टा पकड़ा बैठा है, और जब दूरबीन उल्टा पकड़ोगे तो पीछे दिखेगी कैसे? पर याद रखिए, भारत रुकने वाला नहीं, भारत झुकने वाला नहीं, भारत अब सिर्फ आगे बढ़ने वाला है। यही है नया भारत, जो बोलता कम है और करके दिखाता ज्यादा है। जय हिंद, जय भारत। Moving on to the next segment, that is 0R. Honorable Member Rajshri ji. सबसे पहले तो स्पीकर महोदया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। आज मैं किसानों की बात रखना चाहूँगी, क्योंकि किसानों की हालत जो देश में है वो दुखद नहीं, शर्मनाक। ये उन लोगों की बुनियादी नाकामी को बताती है जिसके हाथों में नीतियां बनाने की ताकत है। अखिल भारतीय किसान सभा के अनुसार सिर्फ 2024-25 में किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, और ये नुकसान सिर्फ इसीलिए हुआ था क्योंकि सरकार जिसके हाथों में ताकत है उसने नीति स्वामीनाथन आयोग के C2+50% पॉलिसीज को धूल खाते छोड़ दिया। 9 साल में ये करारा घाव बढ़कर 24 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ये कोई आंकड़ा नहीं, ये हमारी नाकामी है। कर्ज की जंजीरों में किसानों को गिरवी बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की समिति खुद कह रही है कि छोटे व सीमांत किसान जो हैं वो बहुत डूब चुके हैं। जब बारिश मनमानी करे, लू झुलसा दे और पानी जमीन से गायब हो जाए, तब खेती का मतलब सिर्फ जीविका नहीं, जीवित रहने की लड़ाई हो जाती है। यह कोई राजनीतिक बहस नहीं, यह हमारे देश के चरित्र की एक सच्चाई है। अगर देश अपने अन्नदाताओं को कर्ज, आत्महत्या और अपमान की ओर धकेलता है तो इस देश का विकास, अर्थव्यवस्था और विकसित भारत के दावों का क्या अर्थ रह जाता है? इसलिए मैं इस सदन में आज अनुरोध नहीं करती, इस सदन से आज एक मांग रखती हूँ कि MSP को तत्काल कानूनी दर्जा दिया जाए, वो भी पूरी की पूरी स्वामीनाथन आयोग के C2+50% की पॉलिसीज के साथ, बिना किसी कटौती, चालबाजी या शब्द जाल के। खरीद प्रणाली में ऐसा ढांचा बनाया जाए कि किसान को MSP दिलाने के लिए आंदोलन, सड़कें जाम या दिल्ली के दहलीज पर कदम न रखना पड़े। छोटे व सीमांत किसानों के लिए आपत्ति कर्ज मुक्ति नीति लागू की जाए, जो सिर्फ घोषणा ना हो बल्कि सड़कों पे कार्रवाई हो। जलवायु और मौसम के कहर से बचाने के लिए मजबूत सिंचाई, फसल बीमा, भंडारण ढांचे एवं वैज्ञानिक सहायता को बढ़ावा दिया जाए। अंत में माननीय अध्यक्ष, किसान संकट कोई भविष्य की चेतावनी नहीं, ये आज का सच है। आग अभी जल रही है और हम इसकी लपटें महसूस कर सकते हैं। कदम उठाना होगा, वो भी अभी के अभी। जय जवान, जय किसान, जय
रहें। For our farmers, for our nation, we stay strong and united. धन्यवाद। Honorable Member प्रियांशी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन का ध्यान देश के छोटे शहरों में हर वर्ष आने वाले गंभीर और अति आवश्यक लोक महत्व के विषय की ओर खींचना चाहती हूँ। चरमराती शहरी व्यवस्था और जल जमाव का संकट। कहते हैं बारिश खुशियां लाती है, लेकिन हमारे शहरों में यह तबाही का पैगाम बन चुकी है। हर साल कुछ घंटों की बारिश में सड़कें तालाब बन जाती है, बिजली गुल हो जाती है, यातायात ठहर जाता है और सबसे ज्यादा मार पड़ती है गरीब, मजदूर और छोटे व्यापारियों पर। देश के नागरिक आज यह पूछ रहे हैं कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई जिससे कुछ घंटों की बारिश में एक शहर न डूबे। सड़कों पर गड्ढे नहीं, सरकार की नीतियों के छेद नजर आते हैं। एक ओर हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हाँ, और दूसरी ओर कुछ घंटों की बारिश में शहर बंद हो जाता है। क्या सरकार इस बात को मानेगी कि बेतरतीब शहरीकरण और जल निकासी मार्गों पर हुए अतिक्रमण ने यह हालात पैदा किए हैं? क्या कोई राष्ट्रीय नीति लागू की जाएगी जो अनियोजित निर्माण और अतिक्रमण पर रोक लगाए? नालों की सफाई, जल निकासी, आपदा प्रबंधन, इनके लिए जिम्मेदार एजेंसियां कौन है? क्या इस बात की विफलताओं के लिए किसी अधिकारी या एजेंसी की जवाबदेही तय की गई है? क्यों केंद्रीय और स्थानीय एजेंसियों में समन्वय की कमी है? बारिश में हर साल तबाह हो रहे शहरों के लिए, विशेष रूप से गरीब और छोटे मजदूरों के लिए क्या सरकार कोई विशेष वित्तीय सहायता पैकेज देने का विचार रखती है? यह सिर्फ पानी का नुकसान नहीं है, यह उम्मीदों, रोजगार और सपनों का डूब जाना है। असल में बात यह है ना कि हर साल बारिश में डूबता है शहर हमारा और सरकार कहती है सब बढ़िया है इधर हमारा। आपकी आयु में सब ठीक लिखा है, चलिए यह तो मान लिया, पर कभी जमीन पर अपने सवाल का ध्यान रखें। मुझे कुछ समय दीजिए। पर कभी जमीन पर उतर के भी देखिए हालात, सिर्फ कुर्सियों से नहीं दिखेगा असलियत में हाल हमारा। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी यह दृढ़ मांग है कि सरकार एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय योजना इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। इस कार्य योजना में शहरी जल प्रबंधन, जल निकासी और मानसून पूर्व तैयारी के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश हो। यह कार्य योजना अगले मानसून से पहले लागू की जाए ताकि हमारी जनता को हर साल यह त्रासदी न झेलनी पड़े, क्योंकि यह सवाल सिर्फ मानसून का नहीं है, यह सवाल है उस सोच का जो हर बार तब जागती है जब कई शहर डूब चुके होते हैं। धन्यवाद। We have also gathered here to discuss a bill that seeks to revolutionize the representation of our women in our esteemed parliament. The Women's Reservation Bill is a landmark legislation that aims to empower women and ensure their participation in the decision-making process. As the Speaker of the Lok Sabha, I believe it is essential to create an inclusive environment where every section of society has a voice. This bill is a step towards achieving that goal. I urge all honorable members to engage in a constructive debate showing their perspectives and insights. Let us work together to strengthen this bill and pave the way for a more equitable society. Let us also ensure that our discussions are guided by the principles of democracy, equality and justice. I look forward to a fruitful debate. Honorable Member Sonal ji. थैंक यू स्पीकर मैडम। ये बिल सिर्फ एक बिल नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है। पिछले 75 सालों से हमारी देश की डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हुई है। इनफैक्ट वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लेकिन एक चीज अभी तक अनइक्वल है, एंड नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर रेगुलर जेंडर इनइक्वालिटी। आज फिर भी एजुकेशन और नॉर्मल प्रोफेशन में विमेन का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट। बट इन पॉलिटिक्स women's participation in politics is nowhere near equal. महिलाएं हमारे देश की पॉपुलेशन का लगभग आधा हिस्सा है, 50%, लेकिन पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14% है। ये एक बहुत बड़ा गैप है और इसी गैप को ब्रिज करने के लिए हम लेकर आए हैं विमेन्स रिजर्वेशन बिल। हम सब ने देखा है पंचायत लेवल पर इस रिजर्वेशन का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। महिलाओं ने नए आइडियाज और नए पर्सपेक्टिव्स लाए हैं, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, वेलफेयर एंड एजुकेशन। नाउ इमेजिन, जस्ट इमेजिन अगर यही
यही रिफॉर्म, यही ट्रांसफॉर्मेशन और यही पॉजिटिव इम्पैक्ट एक नए, एक बड़े पैमाने पर आए, एक नेशनल और एक स्टेट लेवल पर आए, तो हमारा देश कितना तरक्की करेगा। और अंत में हमारा उसूल, हमारा पर्सपेक्टिव तो यही है ना कि हमारा देश तरक्की करे, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी तभी पूरी होगी, हमारी डेमोक्रेसी तभी पूरी होगी जब ये देश सिर्फ आधी आवाज नहीं सुनेगा, जब ये देश सिर्फ आधी आवाज नहीं सुनेगा बल्कि पूरी आवाज सुनेगा। The voice of both men and women. By reserving 1/3 seats in the parliament for women, we are not doing them any justice. We are not doing them any justice. We are returning to them their very rights. We are returning to them their own rights that this patriarchal society took away from them. तो मैं इस बिल को पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ और सभी मेंबर्स से अपील करती हूँ कि हम सब एक पल के लिए राजनीति छोड़ दें, हम सब एक पल के लिए राजनीति छोड़ दें और नीति अपनाएं। तो चलिए हम सब मिलकर इस हिस्टोरिक मोमेंट का हिस्सा बने और विमेंस रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट करें। स्पीकर, we on this side of the house स्वागत काफी है? As our ruling party is calling this historic movement, we call it a great deal. The fact that we are discussing it today shows how long the journey has been. ऐसा प्रतीत होता है मानो ये केवल बिल नहीं, ये तो सरकार का वो खुला भटका वादा है जो 30 साल बाद अपने घर लौट आया हो। खैर, देर आए दुरुस्त आए, better late than never, right? पर मैडम स्पीकर, मेरे ख्याल से ये सोचने वाली बात है कि जब चुनाव सर पर होते हैं तभी हमारे भाई बंधुओं को नारी शक्ति की याद क्यों अन्यथा बाकी समय तो महिला सुरक्षा, महिला समानता जैसे गंभीर विषय अगले चुनाव तक इनके लिए पेंडिंग लिस्ट में चले जाते हैं। However, thankfully, since it is there, I must raise a word for caution. Passing a law is one thing, while implementing it sincerely is quite another. And your government must not let this promise also become once again एक और सुंदर पर झूठा ख्वाब। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं, कागज पर लिखी स्याही को जमीन पर उतारने के लिए केवल मन की बात की नहीं, अपितु काम की बात की भी आवश्यकता पड़ती है। और अच्छे दिन भी लाने में आप लोगों को ये करके देखिए, क्या पता आ जाए। Now my another concern is inclusion. When we say women, do we see the complete picture? I think most probably it's no. As there are women who belongs to rich community, who have all the resources, all the opportunities, they stay in air-conditioned rooms and have everything. They have representation. But what about those who belongs to rural, tribal and marginalized communities? Those have no representation anywhere. And if we are not careful, the benefits of this reservation may go just to the privileged few. और आज सरकार को हमें इस बात का आश्वासन देना ही होगा। आज आप मुंह नहीं फेर सकते, क्योंकि ये प्रश्न केवल मेरा या हमारा नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष का है। और हाँ, हमें आगे सालों से दिए गए आश्वासन या अच्छे दिन के वादे नहीं चाहिए। इस बार हमें वो डेटा चाहिए जो ये साबित करे कि आपके 33% रिजर्व सीटों पर केवल आपके पार्टी के पॉलिटिकल इनहेरिटेंस नहीं, बल्कि हमारे देश की मिट्टी से जुड़ी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारे अपने बच्चे। And let me say this very clearly, Madam Speaker, we support the bill. We welcome it, but will stay vigilant to ensure that it does not remain just as a hollow promise. Ruling party has given an expensive gift wrapped in a box. हम बस इतना देखना चाहते हैं कि सत्य में इसमें empowerment है या सिर्फ खाली हवा। Now, at the end, let me conclude with few lines for all my sister here and outside. कि उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कि उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे।
उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है। जय भारत। Honorable Member Surya Sahu ji. Speaker Madam, I naturally not in a position but with questions which deserves answers. We all agree that women deserves equality, but is reservation the right way? I believe that true empowerment comes from opportunity rather than reservation. If we provide equal education, equal jobs, pay and salary to our women, they will naturally rise to political leadership without needing your sympathy or whatever we call as reserved seat. By introducing reservation, are we suggesting that women cannot succeed on their own merits? For this, I would like to say one line. Talent को मौका दो, कोटा का सहारा नहीं। Talent को मौका दो, कोटा का सहारा नहीं, वरना प्रोग्रेस नहीं, सिर्फ बहाने ही बनते रहेंगे। There is also the danger of tokenism. What if women are elected to these reserved seats, but the real power still lies with their male relatives or party bosses? We may see a proxy politics where women's name appears on the ballot, but decisions are made by others. In the end, the question is simple. Do we want representation that is counted or representation that is earned? If we believe in equality, then we must support our women with opportunity, not limit them with reservation. Jai Hind, Jai Bharat. Honorable Member Anushka Sarkis ji. Honorable Speaker, I must respond to the previous member's concerns. The idea that women should succeed only on merit ignores the reality of centuries of discrimination. For generations, women have been denied equal access to education, property, and opportunities. How can we suddenly expect them to compete on equal footing with men who have enjoyed privilege for so long? Reservation is not a crutch, it is a bridge. It helps us cross the gap created by history. Women's reservation in Panchayati Raj institution has been a remarkable success. Today, lakhs of women are serving as Sarpanch and Panchayat members across India. They are not just figureheads, they are building roads, managing schools, leading healthcare programs, and fighting for their own villages. If grassroots women can transform governance at village level, why should we doubt their ability at national level? Women's voices bring a greater focus on social justice, education, healthcare, and environmental issues. We need the voices of our women in parliament and assemblies. जब तक नारियों के लिए करियर अनिवार्य और विवाह वैकल्पिक नहीं होगा, तब तक समाज की कुप्रथाएं यूं ही सांसें लेती रहेंगी, यूं ही सांसें लेती रहेंगी। Let us not fear tokenism, let us trust our women. The bill is not about weakening merit, it is about expanding democracy to include talents of half of our population. And I strongly support it. Jai Hind, Jai Bharat. Pratyush Harsh ji. माननीय स्पीकर महोदया, जैसा कि कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, और मैं मानता हूँ कि नारियों का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है। मैं इस आरक्षण के खिलाफ नहीं, बल्कि इस विधेयक के तरीके से असहमत हूँ, क्योंकि यह ना तो न्याय संगत है, ना प्रभावी और नहीं दूरदर्शी। मेरे ख्याल से यह आरक्षण महिलाओं को बैसाखी प्रदान कर रहा है और पक्ष की मानसिकता को भी बतलाता है कि महिलाएं बिना किसी विशेष सुविधा के आगे नहीं बढ़ सकती। जैसा कि हमने पहले भी कई गांव में देखा है कि महिलाओं के नाम पर पुरुष सत्ता चला है। क्या यही आपका महिला सशक्तिकरण माननीय केंद्र जी? हाँ, मैं मानता हूँ कि समानता हो कि
बल्कि शिक्षा से, मेरिट से। जैसा कि आपने अपने बिल में कहा कि सीटों का आरक्षण घुमाया जाएगा, जिस कारण हम स्थायी नेतृत्व खो बैठ सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि समानता कोई थाली में परोसी जाने वाली चीज नहीं, बल्कि यह रास्ता है जिसे हमें बराबरी से खोजना होगा। जय मां भारत। Honorable Member Suryansh Mishra जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह बहुत ही शर्म की बात है कि माननीय सांसद जी आरक्षण को बैसाखी का नाम दे रहे हैं। यह विपक्ष की निम्न जाति की मानसिकता को दर्शाता है। महोदय, जो ये कहते हैं कि महिला आरक्षण की जरूरत नहीं, शायद उन्होंने महिलाओं की असल जन्म देखी ही नहीं। वो घर संभालती, वो देश भी बना सकती, मौका अगर मिले तो इतिहास भी रचा सकती। कहा गया है कि आरक्षण से योग्य पुरुषों का अधिकार छिन जाएगा, पर सवाल यह है कि क्या सदियों से महिलाओं का हक नहीं छीना गया? सदियों की बेड़ियां टूटी, अब उड़ान की बारी, और तब कमजोर नहीं, यह तो नारी की तैयारी। महोदया, जो ये कहते हैं कि औरतें खुद आगे बढ़ें, तो मैं कहता हूँ कि अरे जब रास्ता ही बंद कर दोगे तो कदम कैसे बढ़ेंगे? महिला आरक्षण से देश की नीतियों, संवेदनशीलता, परिवार और समाज की सोच हो गई, क्योंकि जहाँ नारी सम्मानित होती है वहाँ राष्ट्र का उत्थान होता है। नारी शक्ति प्रेरणा है, जननी है जग की, इसे रोकना नहीं, देना है उड़ान नहीं। इसीलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि महिला आरक्षण कमजोरी नहीं, सशक्तिकरण की नींव है। जो इसका विरोध करते हैं वो बराबरी की असलियत को समझ नहीं पाए। देश एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिला था, तो किसी ने ये तो नहीं कहा कि ये कमजोरी है। फिर महिलाओं को अवसर देने से आपत्ति क्यों? क्या महिला सिर्फ घर तक ही सीमित रहने के लिए बनेगी? जब पुरुष को सहारा मिलता है तो नीति कहलाती है, और जब महिलाओं को मिलता है तो दया कहलाती है। भारत की आज 50% आबादी महिलाएं हैं, और संसद में उनका प्रतिनिधित्व मुश्किल से 15% तक रह गया है। तो क्या लोकतंत्र अधूरा नहीं लगता? जो देश आधा नारी का, वो संसद आधी क्यों नहीं? जिसका है सपना उसका, हक भी उसका क्यों नहीं? धन्यवाद। Member Pranav जी। Honorable Speaker, Madam, I speak today as a young voice in this house, belonging to a generation which has grown up seeing women excel everywhere, in universities, in colleges, in science and where not. Yet in the political domain, they are still in insignificant numbers till this day. How come we accept this in the era of gender equality? Indeed, as the opposition, we have raised critical and ethical drawbacks or questions on the bill, yet a fact remains unquestioned. Why are women still low in number in the parliament? It is not that women lack talent, but it is that the political world is ruled over by long networks of money and power, a place where women are generally not accepted. This bill, as I hope, would act as a catalyst to open up gates for thousands of aspiring women who wish to have their place in the government. The arguments are that reservation undermines merit, but I ask, where was this when thousands of male MPs dominated politics? Was every male elected solely on merit? No. Many of them inherited seats from their parties or their fathers. One more argument lingers, as this bill is not important enough to be discussed in this house as compared to other questions and problems in the nation. Nonetheless, isn't it our duty to adjourn the ongoing, presently chosen concerns and complete them as soon as possible than to worry about potential future plans? To me, the risks, even collectively, do not add up being enough to stop the bill itself. For I find that the concerned problem of tokenism still lies today. After implementation of the bill, it would just extend its way towards women as well. I believe that it is our solemn duty to fix this crack as soon as possible. At last, even while belonging to the opposition, I find this bill as just and
proudly hope that this would be implemented in our parliament. Thank you. Raghav ji. Honorable Speaker, I support the bill, but I must highlight one concern. The bill says that the reservation will be implemented only after the next census and elimination process. That means it could take years before we actually see women occupying 1/3 of the seats. We have already waited nearly 30 years for this bill to pass. Should we now wait for another 8 or 10 years for this bill to take effect? That would be unjust. Women's rights cannot be postponed to the future. They must be realized today. I urge the government to find a way to implement this bill sooner. Even a fast implementation would be better than indefinite delay. The credibility of this reform does not depend only on passing it, but on making it real. History will never forgive us if we pass the bill, but forget to deliver its benefits quickly. Women deserve not promises of tomorrow, but actions of today. Thank you. जय हिंद, जय भारत। Ashwath ji. धन्यवाद स्पीकर महोदया, दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक बात तो साफ पता चलती है कि यहाँ मौजूद सभी लोग यह तो मानते हैं कि महिलाओं की राजनीति में प्रतिभागिता होनी चाहिए। बस फर्क इस बात का है कि कुछ लोगों को तरीका पसंद नहीं आया तो कुछ को इसके दुरुपयोग का डर है, लेकिन कोई भी समानता को तो नहीं होता। खतरा है पर्दे के पीछे की राजनीति के बारे में हमारे सांसद महोदय ने कहा, या फिर लाभ मिलने में देरी या फिर असमानता। लेकिन आप ही बताइए, इतिहास में जितने भी बदलाव हुए हैं किसी को भी बिना शक के छोड़ा गया है? जब हमारे संविधान ने यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज दिया था तब भी कहा गया था कि हमारी जनता इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखिए, आज हम अपनी गणतंत्रता पर गर्व करते हैं। जब SC, ST और OBC का रिजर्वेशन दिया गया था तब भी कहा गया था कि उन्हें भी अपने मेरिट पर वोट मिले, लेकिन उच्च जाति के होते हुए उन्हें कभी वोट मिलता? कभी नहीं, जिसकी वजह से उन्हें भी रिजर्वेशन दिया गया। उसी प्रकार आज के समाज में पुरुष अभी तक प्रधान है, जिनके कारण महिलाओं को भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बदलाव हमेशा सटीक नहीं होता है। अब मैं यह नहीं कह रहा कि केवल रिजर्वेशन देकर छोड़ दिया जाए। महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए, उन्हें लीडरशिप ट्रेनिंग देनी चाहिए और सबसे ज़रूरी हमें उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर बनाना है जहां महिलाओं को टोकन्स के रूप में नहीं बल्कि लीडर्स के रूप में सम्मानित किया जाए। मैं पार्टियों से आग्रह करूंगा कि वो एकजुट हो जाए। समय का ध्यान रखें। मैडम 2 मिनट, क्योंकि अब मैं पार्टी से आग्रह करूंगा कि वो एकजुट हो जाए। आइए इसे राजनीति से परे कीजिए। हम साथ मिलकर भारत की हर लड़की को यह संदेश दें कि यह राजनीति केवल अब पुरुषों की नहीं बल्कि उन महिलाओं की भी है। धन्यवाद। Has been passionate and thoughtful. We have heard support, suggestions and concerns. But one message is clear. The participation of women in politics is no longer a question of if, but when and how. The House will now move to vote. Whatever the outcome, history will remember this as a landmark step in our democracy. Who are in the favor of the bill? Say yes. Yes! Who are not in the favor of the bill? Say no. No! The voice yes sounds more as compared to voice no. So the bill has been passed. Thank you. The session is adjourned. अब मैं हमारे सह सचिव महोदय से आग्रह करता हूं कि वो हमें दिशा निर्देश दें, साथ ही आज का कार्यक्रम कैसा रहा उस पर भी प्रकाश डालें। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून चाइल्ड, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर दिस हाउस, बिकॉज वी आर इन द पार्लियामेंट। तो आज का ये जो दिन है
ये बड़ा ही मतलब मुझे लगता है कि मैं विद्यालय के ऐसे पहले कार्यक्रम में आया और मुझे लगता है कि ये विद्यालय के स्वर्णाक्षरों में लिखने वाला आज का दिन है, क्योंकि हम सब के लिए तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि हम किसी बिल, क्योंकि नीति और राजनीति, जैसा कि एक सदस्य कह रहे थे कि नीति पर चर्चा कीजिए, राजनीति मत कीजिए, तो ये एक मूल मंत्र है पूरे पूरे देश के लिए कि हमें देश के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है। पक्ष विपक्ष एक अच्छा है क्योंकि उसका भी एक अहम रोल है ताकि निरंकुश राजनीति ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष का अहम रोल देश को उन्नत करना, क्योंकि हम सब यहाँ पर देश है तभी हम सब हैं, नहीं तो कुछ भी हमारा वजूद नहीं है। और जो बच्चों के अंदर में देश में जो उथल पुथल और राजनीति में जो बड़े बड़े जो बातें चल रही है, आज सभी बच्चों ने उसके अंदर में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। डिबेट अच्छी, डिबेट बुरी, वो एक अलग भाग हो सकता है, इस कार्यक्रम का भाग हो सकता है, लेकिन नीतियों के बारे में जानना, अपने अधिकारों के बारे में जानना, और उससे भी बड़ी बात कि संसद और सांसद, नीति और राजनीति, ये जो चार चीजें पूरे देश के अंदर में छाई हुई हैं, जिसके कि हम भी भाग हैं, और उस पर हम अगर आज चर्चा करते हैं तो ये हमें बताता है कि हम बिल्कुल जागृत अवस्था में हैं। और जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए लेकिन दर्शक की भूमिका में यहाँ पर बैठ करके इन बातों का लुत्फ उठा रहे थे, उन्हें भी बहुत बड़ा ज्ञान मिला होगा कि पूरे देश के अंदर में जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, उसके बीच भी जो विपक्ष की भूमिका है और जो पक्ष अपने विषयों को रख रहा है, वह हमारे सुनहरे भविष्य के लिए हमारे मार्गदर्शन में बहुत ही उपयोगी है। बहुत बहुत आप सभी को बधाई, और आज के इस कार्यक्रम को अति सुंदर सफलतम बनाने के लिए जिन सबका भी यहाँ सहयोग हुआ है, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बहुत ही जोश, जद्दोजहद और बहस के बाद जिस नतीजे पे हम लोग पहुंचे हैं, वैसे तो बहुत मुश्किल था निर्णय लेना, क्योंकि बार बार आगे पीछे करना पड़ रहा था, अगला अच्छा रहा था, लेकिन फिर भी एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की गई है। तो अनुरोध है अध्यक्ष महोदय से कि वो परिणाम घोषित करने की कृपा करें। वो इस कागज में आ गया है। मैं पहले अपोजिशन का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा से अपने एक्ट के ऊपर में अपना सुझाव दिया, सहमत होते हुए भी असहमति प्रदान की। इसमें सबसे पहले रणक रूलिंग पार्टी की है। रूलिंग पार्टी में सूर्यवंश, ये भी सेकंड में है। और अब जो बेस्ट स्पीकर अपोजिशन साइड से रहे अनुष्का बेस्ट स्पीकर रूलिंग से, तो
हमेशा तो हम लोग नरेंद्र मोदी को देते हैं, अभी आज फॉर्म किसको दिया जाएगा? सृष्टि। सभी को धन्यवाद जिसने भाग लिया, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। संसद में सभी को बोलने का मौका नहीं मिलता है, आप लोग भी यदि देखे होंगे, लेकिन उन्हें प्रयास करना चाहिए अपने कार्यों से कि उन्हें भी मौका दिया जाए, जिससे कि लोग आगे अपने इलाके के, अपने जो जिस जगह का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके बारे में, वो डेवलपमेंट के बारे में सोचे। तो यही एक मौका है जिसमें अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। हम लोग विद्यालय में भी ये प्रयास, पहला प्रयास है, हो सकता है कि इसमें बहुत बढ़िया आप लोगों को मिलेगा। तो विपक्ष से जो दूसरी पोजीशन पे हैं, पहल उनको मंच पे बुलाऊंगा पुरस्कार लेने के लिए और विद्यालय के संरक्षक महोदय से आग्रह करूंगा को इन्हें पुरस्कृत करने की कृपा करें। संरक्षक महोदय। रूलिंग पार्टी से जो सेकंड पोजीशन प्रियांश मिश्रा, उनको मंच पे बुलाएंगे और दीपक रुइया महोदय जी से अनुरोध होगा कि वो भी पुरस्कृत करने की कृपा करें। अब रूलिंग पार्टी से जो पहली पोजीशन है सृष्टि की, वो मंच जाएंगे और विद्यालय के अध्यक्ष महोदय से आग्रह होगा कि उन्हें पुरस्कृत करने की कृपा करें। और विपक्ष से अंशिका जो पहली पोजीशन पर है, वो मंच पे आएंगी और अध्यक्ष महोदय जी से भी आग्रह होगा कि उन्हें पुरस्कृत करें। आ रहा है जितने जोश खरोश ताकत के साथ और जितनी जद्दोजहद से आपने बहस किया, वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ था। इस सब के लिए आपको ढेर सारी शुभकामना और बधाई। और मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय के निर्देश से इस कार्यक्रम को यहीं स्थगित करने की उनसे अनुमति चाहता हूँ। तो इसे समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये एक औपचारिकता है कि आज हम इससे प्रभावित होकर के आज की कार्रवाई को यहीं तक समाप्त करते हैं। अब दूसरे साल दूसरे दिन